हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीज़ मेनू। आप सब लोग कैसे हैं? होप आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ किचन टिप्स और लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपकी लाइफ को सिंपल और इजी बना देगा। तो जैसे अभी रमज़ान आने वाले हैं, तो आप ये कुछ किचन टिप्स फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं और आप बिज़ी हैं, तो आप ये टिप्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और क्या क्या रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों से लेके बड़े लोगों को भी पसंद होता है। मेरे घर में बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पोटैटो लिए हैं। तो ये सब एक ही साइज़ के पोटैटो हैं, बड़े पोटैटो हैं ये सारे। इनको हमें पील कर लेना है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि आप इसमें कैसे फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं और इनको कैसे आप फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं तीनों पोटैटो पील कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैंने पोटैटो को पील कर रखा है। अब इसको हमें कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें इसके दोनों एजेस को काट लेना है, क्योंकि इसको हम इसलिए ऐसे काट रहे हैं ताकि हमें इसकी कटिंग करने में आसानी रहे। तो ये काफ़ी बड़ा एक आलू था, तो थोड़ा सा मेरे को हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसको। तो देखिए मैंने इसको ऐसे खड़ा कर रखा है और मैं अब इसकी ईज़िली कटिंग कर रही हूँ। तो आप कोशिश करिएगा जब आप ऐसे स्लाइसेस काटेंगे पोटैटो के, तो ज़्यादा पतले मत करिएगा। अगर ज़्यादा पतले कर देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा मुशी हो जाएंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो इसको थोड़ा सा थिकनेस दिएगा कटिंग करते वक्त। तो यहाँ पर मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा पतला पतला कटिंग मत करिएगा, वरना आलू बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और वो जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे। तो इनको ठंडे पानी में डाल दिएगा, ताकि एक तो आलू काले ना पड़े और फिर आलूओं में स्टार्च होता है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर काटते जाइए और ठंडे पानी में डालते जाइए। तो इसकी भी हम ऐसी ही कटिंग करेंगे। देखिए आराम से काटिएगा और ज़्यादा पतला मत काटिएगा इसको। ऐसे देखिए यहाँ से मैं ऐसे कट कर लेती हूँ इसे। अब इसकी लंबाई में आप कटिंग करिएगा, ज़्यादा पतला पतला कटिंग नहीं करना है। देख सकते हैं आप मैं कैसे काट रही हूँ। और हम ये घर पे बना रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया अगर शेप में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये आलू की भी कटिंग ऐसे कर ली है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें ठंडे पानी में डाल रखा है और 4-5 बार इसको बहुत अच्छी तरह रनिंग वाटर में धोइएगा, ताकि इसका एक्सेस जो स्टार्च है वो निकल जाए। फिर देखिए यहाँ पर मैंने ड्रेन करके रखा हुआ है आलू, और यहाँ पर मैं पानी उबाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक डाला है। पानी को अच्छी तरह उबलने दिएगा। जैसे ही पानी उबलने लगेगा हाई फ्लेम पर ही रखिएगा और ये आलूओं को आप इसमें डाल दिएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही डालिएगा, इससे ज़्यादा मत करिएगा, वरना आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और वैसे भी ये कटे हुए रखे हुए आलू हैं, इसीलिए। तो कटे हुए आलू जल्दी से जल्दी पक जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। हाई फ्लेम पे रखिएगा और 1 मिनट के बाद आप चेक करिएगा। जस्ट आपके आलू हल्के, बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हो जाने चाहिए, आपको छू कर ही पता चल जाएगा। तो बस अब मेरे को यहाँ पर 1.5 मिनट हो गया है। मैं इसका पानी इसको ड्रेन कर रही हूँ अच्छी तरह। बिल्कुल इसका शेप लूज़ नहीं होना चाहिए, कच्चे हैं ये अभी आलू, पके हुए नहीं हैं। तो इनको बस 1 से 1.5 मिनट के लिए आप उबालिएगा, उबलते हुए पानी में डाल दिएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं इस स्ट्रेनर से निकाल के इसको प्लेट में ऐसे रख रही हूँ, ताकि आलू ओवर कुक ना हो। तो आप इसको स्ट्रेनर पे मत छोड़िएगा, वरना ये गर्माहट में ज़्यादा पक जाएंगे। तो इसको ऐसे ही आप प्लेट में ऐसे डाल दिएगा, ओवरलैप ज़्यादा मत करिएगा। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आना है हमें। तो इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। देखिए मैंने इतने आलू 2 प्लेट में ऐसे स्प्रेड कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमने आलूओं को काट के रखा है वो अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे हो गए हैं, तो उनका सारा गर्माहट निकल गया है। तो अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे और इसमें अब मैं
बिल्कुल भी इसमें गर्माहट नहीं है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, आप चावल का आटा ना डालें और आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ कर लीजिए। पर मैं इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून चावल का आटा डाला है और उसको आप ऐसे फ्लिप कर लिएगा, हाथ से या स्पून से मत इसको मिक्स करिएगा वरना ये टूट जाएंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पर एक बटर पेपर में स्प्रेड करूँगी। तो बटर पेपर रख के उसके ऊपर मैं यहाँ पर आलूओं को ऐसे स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना और ये बहुत ईजिली निकल आएंगे। तो ऐसे आप 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में छोड़िएगा। 1 घंटे के बाद इसको निकाल के ज़िप लॉक बैग में आप पैक कर लिएगा। तो आप ये 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चावल का आटा डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है। तो आप इसकी जगह कुछ ना डालें, डायरेक्ट ऐसे ही फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कि हम छोलों को कैसे स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप छोले लिए थे, उसे अच्छी तरह वॉश करके ओवरनाइट उसे सोक करने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने उसको सुबह उठ के अच्छी तरह एक बार वॉश करके कुकर में डाल दिया है। तो ये 1 कप छोले हैं, उसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। हल्का सा नमक डालिएगा, नमक ज़्यादा मत डालिएगा, बस आधा टीस्पून के हिसाब से नमक डालिएगा, ये उससे भी कम। और इसको हमें उबाल लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट विसल हाई फ्लेम पे रखिएगा और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 विसल आप इसको दिएगा, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे छोले सब पककर रेडी हो गए हैं। उन्होंने शेप लूज़ नहीं किया है पर वो अच्छी तरह पक चुके हैं। तो अब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। तो इसका पानी वगैरह आप अच्छी तरह ड्रेन करके ठंडा करके इसको रूम टेम्परेचर में ले आइएगा और उसके बाद इसको ज़िप लॉक बैग में आप कवर कर लिएगा। तो ऐसे स्टोर अगर हम फ्रीज़र के अंदर करेंगे इसे तो हम 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको फ्रीज़र में स्टोर करूँगी, फ्रिज में स्टोर नहीं करूँगी इसे। तो मैं 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकती हूँ। इससे आप चना मसाला, छोला करी या फिर आप सैलेड्स ये सब बना सकते हैं ईज़िली। बनाने से आधा घंटा पहले आप इसको फ्रीज़र में से बाहर निकाल लिएगा। तो यहाँ पर छोले हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक इंडियन करी पेस्ट हम कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे स्टोर करेंगे हम अपने फ्रिज में। अगर आप ये पेस्ट बना लेंगे तो आपका लाइफ किचन में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी हो जाएगा, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। तो यहाँ पर मैं रिफ़ाइंड ऑयल ले रही हूँ, पर ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच लिया है, उसमें मैंने सूखी मिर्चें डाल दी हैं। तो ये काश्मीरी मिर्च है, सूखी वो डाल दी हैं। अब मैं यहाँ पर 3 बड़े प्याज़ों को चॉप कर रखा है उसे डाल दूँगी। तो प्याज आप चाहें तो चॉपर से चॉप कर लीजिए, पर बारीक बारीक चॉप करना है। 5 मिनट हमें इस प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के भूनना है। तो अच्छी तरह मिक्स करिए और 5 मिनट तक भूनिए। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जो हमारी प्याज है वो थोड़ी गुलाबी हो गई है। तो इसमें से अब जो मैंने मिर्च डाली थी वो निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये मिर्च को पीसना है कलर के लिए। ये काश्मीरी रेड चिली है, इसलिए कलर ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने इसे डाला था। तो 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, उसे भी डालिए, अच्छी तरह मिक्स करिए और 5 मिनट के लिए इसे भी भूनिए। तो टोटल हमें 10 मिनट के लिए इसे भूनना है। तो देखिए 5 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको मिला के आपको भूनना है, अदरक लहसुन और प्याज को। तो आप देख सकते हैं अभी टोटल हमें 10 मिनट हो गया है इस सबको भूनते हुए। तो यहाँ पर अब मैं थोड़े पाउडर डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टीस्पून भर के यहाँ पर क्यूमिन सीड्स पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ 2 टीस्पून। फिर मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के, 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर मिर्च, जो सादा मिर्च पाउडर है वो डाला है। तो मिर्च आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हैं। तो धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून डाला है। तो इन सबको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है। मिक्स करिए और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही भूनिए। ध्यान रखिएगा कि जो फ्लेम है आपका वो लो टू मीडियम होना चाहिए।
तो अब मैंने यहाँ पर 3 बड़े टमाटरों को पीस लिया और उसके साथ ही मैंने जो स्टार्टिंग में कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी साबुत, वो भी डाल के मैंने पीस लिया। तो वो मैंने इसलिए डाला है ताकि अच्छा कलर आ जाए हमारे पेस्ट को। अब इसको अच्छी तरह आपको भूनना है, ये टमाटर को अच्छी तरह भूनना ताकि जो टमाटर का जो पानी है वो सब ड्राई हो जाना चाहिए और तेल ऊपर आ जाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा सा थिक हो रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अभी इसको बंद कर दूंगी। ढक के 5 मिनट के लिए हमें पकाना है। बीच बीच में आप इसको मिक्स करते रहिएगा वरना मसाला तले पे चिपक जाएगा। तो 5 मिनट के बाद हम देखते हैं। देखें 5 मिनट के बाद देखें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आने लगा है, पर स्टिल ये अभी मसाला इसमें पानी है। तो अभी भी हमें इसको थोड़ा और ड्राई करना है। फ्लेम पर ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम के बीच में ही होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम भी नहीं होना चाहिए आपका फ्लेम। तो देखिए ये मसाला थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हमें टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के फिर से हम इसे भूनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करिए और इसे ढक के फिर से 5 मिनट के लिए भूनिए और बीच बीच में आपको चलाते रहना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि ये मसाला ज़्यादा है इसलिए हमें इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छी तरह तेल सरफेस पे आना चाहिए और जो ये लिक्विड दिख रहा है आपको वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो अब 5 मिनट के बाद देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब आप इसको ढकिएगा मत और 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह ऐसी खुले में ही भूनिएगा। नमक डाल दिएगा, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक डाल के अच्छी तरह भूनिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिए ताकि जो तेल है वो ऊपर आ जाए। और यहाँ पर हमारा जो करी पेस्ट है वो रेडी हो गया है। तो हम गैस वगैरह सब ऑफ कर देंगे इसका। देखिए ऊपर तेल आ गया है, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं रूम टेम्परेचर पे कर लिया है इसे, अभी बिल्कुल भी गर्माहट नहीं है इसके अंदर। कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टोर करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल लिया है, बॉटल का जार जो बिल्कुल ही क्लीन है और बिल्कुल ही ड्राई है। तो अब मैं इसका जो पेस्ट है, ये जो पेस्ट है मैं इस बॉटल में डाल के स्टोर करूँगी। तो मैं यहाँ पर फ्रिज में स्टोर करने जा रही हूँ। तो फ्रिज में रखने से हम इसको 1 से 1.5 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं बिना ख़राब हुए। तो जब भी आप इसमें स्पून डालें तो बिल्कुल ड्राई और क्लीन स्पून ही डालिएगा। और अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है तो आप इसके क्यूब्स बना लीजिए और जमा लीजिए। तो जो आइस ट्रे होता है उसमें आप इसको फिल कर लीजिए, इसको जमा लीजिए और जब भी आपको करी बनाना हो, जितना भी चाहिए उतने क्यूब्स निकालिए और अपना करी बना लीजिए। तो आसान सा, देखिए आसान सा करी पेस्ट है। आपका लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा किचन में अगर आप ये यूज़ करेंगे। तो इस पेस्ट को आप छोला करी, राजमा करी या फिर दाल या फिर मटर आलू, मटर पनीर, इन सब रेसिपीज़ को बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इस करी पेस्ट से एक रेसिपी भी बता देती हूँ। तो मैं यहाँ पर छोले मसाले बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े गरम मसाले लिए हैं, थोड़ा सिनेमन स्टिक है, 2 लौंग है, 3 इलायची, 1 बे लीफ, उसके साथ मैंने यहाँ पर आधा टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। तो तेल मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है। जैसे वो गर्म होगा मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच इंडियन करी पेस्ट का लिया है। तो देखिए यहाँ पर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो पर ही रखिएगा या फिर ऑफ़ कर दिएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिलाइएगा। अभी जो पेस्ट है वो ठंडा पड़ा हुआ है तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो जैसे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया, उसे अच्छी तरह मिलाइएगा। और यहाँ पर अब आप 1 चुटकी हींग डाल दिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर छोले उबालते वक्त भी हींग नहीं डाला था और ना करी पेस्ट में डाला है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करिए। तो देखिए अब है ये मेरा छोला, जो फ्रोज़न छोले जो मैंने आपको दिखाए थे, तो मैंने इसे आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल लिया था। इन छोलों को मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ऐड करके अच्छी तरह आप इसको मिलाइएगा ताकि जो मसाला है वो छोलों के ऊपर चिपक जाए। देखिए अच्छी तरह मसाला मैंने लगा दिया है इसमें। अब मैं इसका ग्रेवी के लिए यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और जो फ्लेम है उसे हाई कर दिएगा क्योंकि छोले हमारे ठंडे हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह इसका मिक्स करिएगा और आप नमक चेक कर लीजिएगा, नमक कम है तो नमक ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है क्योंकि मेरे को यहाँ पर छोलों को उबालना है। तो यहाँ पर अब हम ढक के इसको 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे।
तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और यहाँ पर छोले बहुत अच्छी तरह उबल रहे हैं, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाला है, जो ऑप्शनल है। थोड़ा अच्छा खट्टापन आने के लिए मैंने ये डाला है। अब मैं यहाँ पर आधा टीस्पून चना मसाला डाल रही हूँ। उसको अच्छी तरह आप मिक्स करिएगा, अच्छी तरह मिक्स करिएगा और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा। थोड़े से चनों को आप है ना स्पून के बैक साइड से प्रेस कर दिए ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थिक हो जाए। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने आधा टीस्पून कसूरी मेथी डाला। 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे छोड़ दिएगा। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिएगा और बढ़िया सा छोला करी हमारा रेडी हो गया है। तो टोटल मेरे को इसको 7 मिनट लगा है इस छोला करी को बनाने में। ना प्याज काटने का झंझट, ना मसाला भूनने का झंझट, झटपट छोला करी रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेड क्रम्स हम कैसे बनाते हैं। ब्रेड क्रम्स बहुत इजी है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल वर्जन बता रही हूँ आपको और कम क्वांटिटी का बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 वाइट ब्रेड लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसके कॉर्नर के जो ब्राउन पार्ट होता है वो काट के निकाल दें, बट मैं अभी ऐसे काट नहीं रही हूँ। मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे ही ग्राइंडर के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को इसको पीसना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे जो ब्रेड है वैसे डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रम्बल हो गया है ये। तो अब हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको अपना गैस का फ्लेम रखना है और इसको आपको भूनना है, ड्राई रोस्ट करना है इसे। तो अब आप देखिए इसको 5 मिनट लगेगा आपको बिल्कुल कुरकुरा करने में। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूसली चलाना है क्योंकि ये ब्रेड है, ब्रेड जल्दी जल जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है इसे। लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर आपको इसे भूनना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर अभी कैसा हो गया है, हल्का हल्का ब्राउनिश कलर हो गया है और ये बहुत अच्छा क्रिस्पी हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको इस टाइम दोबारा आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं बिल्कुल फाइन वो करने टेक्सचर लाने के लिए, बट मैं अभी इसे ऐसे ही स्टोर करूँगी। तो ये अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया। आप चाहें तो स्पून के बैक साइड से इसको थोड़ा ऐसे प्रेस कर सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टोर करी। तो यहाँ पर मैंने जिपलॉक बैग लिया है। इसको अगर आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आप 1 महीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर करेंगे ऐसी तो आप इसको 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्नैक्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रोज़न चपाती हम कैसे स्टोर करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर पिल्सबरी ले रही हूँ, आप कोई से भी ब्रांड का आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। उसको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है ताकि जो नमक और ऑयल है वो आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। अब मैं यहाँ पर 1.5 कप मैंने नॉर्मल पानी लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ये 1.5 कप। उसको थोड़ा थोड़ा डाल के अभी हमें एक डो के फॉर्म में इसको लेकर आना है। तो थोड़ा पानी एक साथ, थोड़ा पानी ही डालिएगा, एक साथ सारा पानी मत डालिएगा। उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को कंबाइन करते लेकर आइए। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को कंबाइन कर रही हूँ। अभी भी आटा का पाउडर है जो अभी भी भीगा नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अब इसको एक डो के फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा वगैरह सब कंबाइन हो गया। अब हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए गूंदना है अच्छी तरह। हथेली की बैक साइड से हमें प्रेशर दे दे के इसको गूंदना है। तो बेसिकली आप जितना अच्छा आटा गूंदेंगे उतनी अच्छी आपकी रोटियाँ बनेंगी। तो लास्ट में जब आप आटा गूंद रहे होंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है तो कि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाने चाहिए। इतना तभी आपका इसका मतलब आटा परफेक्टली गूंदा है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा ऑयल इस आटे के ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये आटा हमारा ड्राई ना हो, क्योंकि हम इसे अभी आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ रहे हैं। आप चाहें तो आधे घंटे से 1 घंटे तक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा घंटे के बाद देखा तो मेरा आटा बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंदूंगी ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स ना रहे। बहुत अच्छी तरह आपको गूंदना है। बहुत सॉफ्ट हो रहा है अभी ये आटा। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा डो बना के रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं परफेक्ट है ये अभी।
ज़्यादा हार्ड मत गूंदिएगा वरना आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आटा आप स्प्रिंकल करिएगा ताकि आपके हाथ में आटा चिपके ना। अब आपको यहाँ पर लोइयाँ बनानी है, मतलब आपके इसके बॉल्स बनाने हैं। तो आप जितनी बड़ी रोटियां खाते हैं उस हिसाब से आप बॉल्स बनाइएगा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की रोटी बनाती हूँ तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक नींबू के साइज़ का मैंने बॉल बनाया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सारे बॉल्स बना के रेडी करके रख लूँगी। तो आप बॉल्स बनाते वक्त ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए और एग्जैक्ट बॉल बनाने का ट्राई करिए, तभी आपकी रोटी परफेक्ट शेप आएगी। तो चलिए अब हम रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया, उसे आटे में डस्ट करके हथेली से ऐसे बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट करेंगे। अब हम इसे बेलेंगे। तो रोटी बेलना बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि रोटी हम एक साइड से बेलते हैं। कभी भी रोटियों को बीच से मत बेला करिए, आपकी वो एग्जैक्ट शेप नहीं लेंगी। हमेशा ध्यान रखिए कि एक साइड से आप रोटियों को बेलें, तभी वो अपना आप घूमती हैं और परफेक्ट शेप ले लेती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसको ऐसे हथेली से आप हटा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक प्लेट ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले बटर पेपर रखूँगी इसके ऊपर और उसके ऊपर मैं ये रोटी को फैला दूँगी। बिल्कुल सही से फैलाइएगा, मोड़िएगा मत कहीं पर भी। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी रोटी भी ऐसी ही बना रही हूँ। देखिए एक साइड से बेलिएगा इसको, वो अपना आप घूमती रहेंगी और अपना भी शेप ले लेती हैं। अगर आप बीच से बेलेंगे तो वो कभी भी ढंग से शेप भी नहीं आएगा और जगह जगह से वो मोटी रह जाएगी। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकाल दिया। अब मैंने इस रोटी के ऊपर दोबारा एक बटर पेपर रखा है क्योंकि ये कच्ची रोटियां हैं, तो अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो चिपक जाएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर की जगह आप फॉइल भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे स्प्रेड करिएगा। अब हम इसको ऐसे ही फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर लेंगे। जब भी हमें मन हो तो हम इसको निकाल के रोटियां बना लेंगे। तो ये कच्ची रोटियां हैं, मतलब ये पकी हुई नहीं हैं। तो इसको ढक लिए ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ली, उसे भी हम रोटी बेल लेंगे नॉर्मल जैसे अभी हमने किया है। बेलने के बाद इस रोटी को हम पकाएंगे। तो इसे हम आधा पकाएंगे, पूरा पकाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने बेल लिया है इसको। तो चलिए अब हम इसको पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तवा को गरम कर रखा है मीडियम फ्लेम पे और इसको आपको 10 सेकंड के लिए एक साइड में पकाना है। तो पलटिएगा, इसको बिल्कुल पूरा मत पकाइएगा, जस्ट इसको 10 सेकंड के लिए ही पकाना है। एक साइड 10 सेकंड, दूसरी साइड 10 सेकंड बस, और उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरी रोटी हो गई है, इसमें बिल्कुल भी ब्राउन कलर नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी भी ये कच्ची है। अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। तो इसको प्लेट में रख लिएगा या फिर किसी स्ट्रेनर में रख लेगा ताकि नीचे से गीली ना हो। तो यहाँ पर मैं अब दूसरी रोटी भी ऐसी डाल रही हूँ। तो इसको भी एक साइड से 10 सेकंड के लिए पकाएंगे और दूसरी साइड से भी 10 सेकंड के लिए पकाएंगे। हमें इसे पूरा पकाना नहीं है। तो अब इसे भी ऐसे ही निकाल लेंगे अब हम। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन रोटियों को हमें कैसे स्टोर करना है। तो ये देखिए ये जो रोटियाँ हैं वो आधी पकी हुई रोटियां हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फॉइल लिया है बड़ा, उस फॉइल में हमें ये रोटी रखनी है। देखिए ये कच्ची रोटियां हैं, ये अभी पकी नहीं हैं। तो इसको हम ऐसे रोटी को एक साइड में ही रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर रोटी को एक के ऊपर एक इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये आधी पकी हुई रोटियां हैं, तो ये एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है। तो अगर आप कच्ची रोटियां रख रहे हैं मीन्स जिसे आपने पकाया नहीं है, तो उसके ऊपर आपको उनके बीच में आपको बटर पेपर या फॉइल रखना पड़ेगा, वरना वो चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सारी रोटियों को एक के ऊपर एक ऐसे रख रही हूँ। फॉइल पेपर को हमें ऐसे कवर करना है और इसे बिल्कुल पैक कर देना है फॉइल पेपर को। तो आप देखिए साइड से ऐसे मोड़ कर इसे बिल्कुल पैक कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर जिप लॉक बैग नहीं था इतना बड़ा, इसलिए मैं यहाँ पर फॉइल पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो अगर जिप लॉक बैग है तो आप डायरेक्ट ही इसे जिप लॉक बैग में डाल दीजिए और फ्रीज़र में छोड़ दीजिए। तो ऐसे करने से आप 1 महीने तक इस रोटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस रोटी को बनाने के लिए आपको पहले से निकाल के रखने का ज़रूरत नहीं है। तवा गरम करिए, अपने फ्रीज़र से रोटी निकालिए और डायरेक्ट तवे के ऊपर रख दीजिए। और अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है और फॉइल भी नहीं है, तो आप इसको एक अच्छे से पेपर में रैप करके और पॉलीथिन में रख कर इसे आप फ्रीज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह इसको पैक कर दिया है इस रोटी को। तो अब मैं यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि मेरे पास
ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो मैं यहाँ पर एक पॉलीथीन में इसको ऐसे अच्छी तरह सील करके फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ। तो ये रोटियाँ जो हैं इसे हमने सेका नहीं है, इसे हमने तवे पे रखकर सेका हुआ रोटी नहीं है ये। तो ये टोटली कच्ची हैं, तो इसको भी हमें ऐसी फॉइल में रैप कर लेना, पर ध्यान रखना है कि रोटियाँ मुड़े नहीं कहीं से, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोटियाँ एक दूसरे से चिपके ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगाया है। तो बटर पेपर लगाना मत भूलिएगा वरना रोटियाँ चिपक जाएंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह इन्हें पैक किया और इसको भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे तवे पर। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ सारी मैंने स्टोर कर ली हैं। तो देखिए ये है फ्रेंच फ्राइज़, आप देख सकते हैं मैंने इसे ऐसे बाउल में निकाल लिया था। तो देखिए बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं। ये मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी अपना करी, इंडियन करी पेस्ट डाल के, तो उसकी जगह मैंने आपको छोले की सब्ज़ी दिखाई है। तो ये है हमारी चपाती जो फ्रोज़न रखे हुए थे मैंने, बहुत हार्ड हो रहे हैं। ये है ब्रेड क्रम्स, ये है छोले जो फ्रीज़ करे थे मैंने। तो होप आपको ये टिप्स, ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग, ये रेसिपीज़ पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अगले अच्छे से वीडियो, अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।